हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी कोर्स कोड बीपी 402T के प्रीवियस ईयर्स में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछे गए सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस और उनके आंसर के साथ। कहने का मतलब कि प्रीवियस 6 ईयर्स में आप देख रहे हैं, आप 6 पेपर्स में आपको दूंगा और इन सभी 6 पेपर्स के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। इस वीडियो को करने से हमें फायदा क्या है? पहले तो ये कि हमें एग्जाम्स की बेहतर तैयारी हम कर पाएंगे, क्योंकि हम जान पाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दूसरा ये, क्योंकि पिछले 6 साल का पेपर है तो इसमें जितना भी प्रश्न पूछ रहा है वो सभी यूनिट से है, यानी आपका एक पूरा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको आंसर्स भी साथ में बता रहा हूं तो एक पूरा रिवीजन भी हम कर लेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जान पाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो रिपीट हो रहे हैं। और अगर आप 6 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको पेपर में भी मिल जाएंगे या इनसे रिलेटेड प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जब हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हम जब आपको आंसर दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो हमारा आज का वीडियो है हमारे बैचलर इन फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, और साथ ही साथ ये जो आपके एग्जामिनेशन हैं सेकेंड सेमेस्टर के उसमें तो आपको मदद करेंगी, लेकिन आगे चल करके अगर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये वीडियो आपको मदद करेगा। एक चीज और बता दूं कि ये बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि यही नहीं कि सिर्फ ये AK2 के बच्चों को हेल्प करेगा, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको बनता है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो यानी यह सभी बच्चों के लिए काफी कामदायक होगा। तो मैं हूं डॉक्टर बजेंद्र शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे 2017-18 का पेपर, और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न था बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न था, दैट इज व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। तो हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए 2 तरीके के फीडबैक सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं, और आप सभी जानते हैं एक होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा होता है निगेटिव फीडबैक। अब इन दोनों का क्या मतलब है आइए समझ लेते हैं फटाफट। तो जो निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो किसी भी तरीके के जो स्टिमुलस है या कोई कंडीशन है उसको काउंटर एक्ट करती है, उसको रिड्यूस करने का काम करती है, यानी उसको निगेटिव करने का काम करती है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में मदद करती है। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं और हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, तब वो एक निगेटिव फीडबैक लूप जो है वो ट्रिगर करता है और रिलीज ऑफ इंसुलिन को छोड़ता है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो आती है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको नॉर्मल रेंज में ले आती है। तो ये क्या कहलाएगा? निगेटिव फीडबैक। दूसरा है हमारा पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि अगर कोई स्टिमुलस आया, ओरिजिनल स्टिमुलस, तो उसको बढ़ा चढ़ाना, यानी उसको एम्पलीफाई कर देंगे और इंसेंटिफाइड कर देंगे उस रिस्पॉन्स को, ताकि आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन हो या जो पर्पस आप चाहते हैं उस स्टिमुलस से वो पूरा हो जाए। जैसे एग्जांपल में ले लें, ड्यूरिंग द बर्थ डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बच्चे को माँ जन्मने वाली होती है तो उसका जो सर्वाइवक्स है वो क्या करता है कि क्या नाम है, उस पर प्रेशर पड़ता है और उसमें कंट्रैक्शंस होते हैं। तो जब ऑक्सीटोसिन का रिलीजिंग होती है तो ये कंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ये और इंटेंसिफाई हो जाते हैं, मतलब और ज्यादा हो जाते हैं, ताकि आराम से जो है वो बेबी जो है वो बाहर आ पाए। तो ये जो है क्या कहलाएगा? हमारा पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल। तो 2 तरीके के फीडबैक सिस्टम होते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एट्रोफी। एट्रोफी जो है वो सेलुलर एडॉप्टेशन का एक टाइप है, जहां पर हम देख पाते हैं कि अगर हमारे सेल के ऊपर कुछ ऐसा स्टिमुलस मिल जाए या कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो अपनी जो साइज है, जो नॉर्मल साइज है, उसको कम करना शुरू कर देती है, यानी आपके सेल, टिश्यू, ऑर्गन या हमारे शरीर के किसी भी पार्ट का साइज जो नॉर्मल साइज है अगर वो कम होने लगे तो इसी कंडीशन को हम लोग एट्रोफी के नाम से जानते हैं। और इसका कारण क्या है? इसके काफी सारे कारण हैं, जैसे किसी सेल या टिश्यू या ऑर्गन का अगर हम यूज करना कम कर दें तो वो उसकी वजह से उसका साइज कम हो जाता है। जो नर्व डैमेज है, कई बार नर्व डैमेज होने की वजह से ऐसा हो सकता है। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ऐसा हो सकता है। न्यूट्रिशनल अगर जो चीजें चाहिए, जो हमें विटामिन चाहिए, जो हमें प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, अगर हम वो कम ले रहे हैं तो उस केस में भी हो सकता है। और कई बार इंडोक्राइन स्टिमुलेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो हम सिंपल कह सकते हैं, जैसे न्यूरोडिग्रेडेटिव डिसीज है, अल्जाइमर डिसीज, उस केस में जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं और जो उनकी सेल्स होती हैं वो सिंकिंग करने लगती हैं, या सिंपल सेल के मरने की वजह से वो श्रिंक होने लगता है, और इसकी वजह से व्यक्ति के अंदर जो है धीरे धीरे जो है मेमोरी लॉस भी दिखाई देती। तो ये एक एट्रोफी का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सीओपीडी। सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है सी फॉर
क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये सभी डिसीज के ऊपर मैंने आपको वीडियोस दिए थे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। 2.5 यूनिट तक हम लोगों ने कंप्लीट की थी, तो उसमें हम लोगों ने सीओपीडी को भी कंप्लीट किया। तो सीओपीडी का फुल फॉर्म भी 1-2 बार पूछा गया हुआ है, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के पेपर में मैंने देखा था। तो सिंपल क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सिंपल सी बात कर रहा है कि जो हमारा लंग्स का एरिया है, अगर उसमें किसी तरीके का एब्स्ट्रक्शन हो रहा है, आपको सांस लेने में हवा को जो है, जो गैसेस एक्सचेंज के लिए हम हवा खींच रहे हैं, उसमें खींचने में अगर हमको दिक्कत आ रही है, उसको हवा को हमें ट्रैप करने में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन को ट्रैप करने में दिक्कत आ रही है, तो वो क्रॉनिक, और ये लंबे समय तक है, तो इसे हम लोग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के रूप में जानते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव लंग डिसीज है, यानी धीरे धीरे बढ़ने वाली लंग की डिसीज है, जिसमें जो एयर फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, और जो सांस लेने की आपकी प्रक्रिया है, उसमें जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया है, उसमें आपको डिफिकल्टीज होने लगती हैं। इसको हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो एम्फाइसेमा के रूप में देख सकते हैं। एम्फाइसेमा क्या है? जो आपका लंग्स होता है, इस लंग्स में ये जो आपके लंग्स हैं, इसमें छोटे छोटे एयर सैक होते हैं, जिनको हम लोग एल्वोलाई के नाम से जानते हैं। अब इस एल्वोलाई का जो पार्ट है, ये काम क्या है कि ये हवा को ट्रैप करता है, जो आप ऑक्सीजन खींचते हैं, हवा खींचते हैं, उसको वो ट्रैप करता है। अगर ये जो आपके एल्वोलाई हैं, इनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट हो जाए, या इनकी डेथ हो जाए, या इनमें आपको इंजरी दिखाई दे, तो ऐसे केस में इनका वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में ब्रीदिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, और इसी को एम्फाइजेमा बोलते हैं। या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी आप समझ सकते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि जो हमारा ब्रोंकियोल्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए क्रॉनिकली, और जिसकी वजह से जो एयर कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये दोनों ही क्या कहलाएगा? सीओपीडी कहलाएगा, या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के रूप में आप इसको जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इसका मेन कारण सीओपीडी का क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। अभी एक क्वेश्चन है, मैं उसको रिपीट क्वेश्चन नहीं मानूंगा, हम उसको वहां पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीजेस। इस्केमिक हार्ट डिसीजेस यानी हार्ट में कोई डिसीज हो रही है, सिंपल सी बात है, बट कौन सी हो रही है? जो हमारा हार्ट है उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम है आपके बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाना, सभी जगहों पे ब्लड की सप्लाई करना, और उसके बाद वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाकर के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना। लेकिन हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो खुद भी एक ऑर्गन ही है, तो उसको भी जिंदा रहने के लिए, यानी उसको भी बेहतर तरीके से काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ब्लड सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम किसी भी कारणवश हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई चाहिए, वो ब्लड सप्लाई उसको पूरी तरीके से नहीं पहुंच रही है, यानी जो उसको जो इनफ ब्लड चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए वो उसको नहीं पहुंच रहा है, ड्यू टू जो आपकी आर्टरीज हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, वो नैरो हो गई हैं, पतली हो गई हैं, या उसमें जगह कम हो गई है, या वो ब्लॉक हो गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस होता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट को कम पहुंचती है, और इसी कंडीशन को हम लोग इस्कीमिया बोलते हैं। अब इस कारणवश अगर कोई बीमारी हो रही है हार्ट में, तो उसी को हम लोग इस्केमिक हार्ट डिसीज के रूप में जानते हैं। इसका जो मेन काज है, अगर 2 नंबर में पूछता है आपसे, अलग एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज, तो हम उसे बोलेंगे अर्थोस्क्लेरोसिस। अर्थोस्क्लेरोसिस कॉमन सा टर्म है, जो हमारी आर्टरीज की वॉल है, जैसे कि मान लीजिए हमारी आर्टरीज है, इसकी वॉल में अंदर की तरफ से जो है वो प्लाक जो है वो जमना शुरू हो जाता है। ये प्लाक फैटी भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल से भी बन सकता है। ये इसके वजह से जो जगह होनी चाहिए थी, जो इतनी सारी जगह थी, उस जगह में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये नैरो हो गया, जगह कम पड़ गई। एक तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और प्लस ब्लड सप्लाई जो होगी वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट होगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी। हार्ट मसल को ऑक्सीजन और ब्लड कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से आपको जो हार्ट है वो उसमें पेन शुरू होगा, या और भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। और अगर अदर काजेस की बात करें तो ब्लड क्लॉट बन रहा है, उसकी वजह से हो सकता है, वैसोस्पाज्म की वजह से हो सकता है, यानी कॉर्नरी आर्टरीज में मरोड़ उत्पन्न हो रही है, या फिर जो है कुछ और कॉर्नरी आर्टरीज जो डिस्ट्रक्शन होते हैं, उसकी वजह से भी ये इस्केमिक हार्ट डिसीज जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है कि जब आपके शरीर के अंदर ब्लड और ब्लड से जुड़े हुए कंपोनेंट्स जैसे आरबीसीज, हीमोग्लोबिन इत्यादि की कमी हो जाए, फोलिक एसिड इत्यादि की, अगर ये कमी होती है तो हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी अपने आप कम हो जाती है। तो एनीमिया डिफरेंट कारणोंवश और डिफरेंट तरीके की होती है, लेकिन जो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, इसका मतलब होता है जो हमारी आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल जो साइज होता है, उससे ये काफी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। दूसरा जो है, इनमें जो मेच्योर आरबीसीज की संख्या होनी चाहिए वो इम्योच्योर हो जाती है, यानी इमेच्योर आरबीसी बनेगी, और उसका साइज भी क्या होगा?
बड़ा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशंस में इस तरीके की रेड ब्लड सेल्स को हम लोग मेगैलोब्लास्ट बोलते हैं, और ये हमें जनरली बोन मैरो और ब्लड में देखने को मिलती है, और इस तरह की एनीमिया को हम लोग मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। इसका जो मेन कॉज है वो है कि शरीर में अगर विटामिन B12 या फोलेट या फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो मेगैलोब्लास्टिक नाम की एनीमिया जो है वो पर्सन को देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज हीलिंग? हीलिंग क्या है? मतलब भरना, घाव का भरना किसे कहते हैं हम लोग? तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हीलिंग जो है वो एक प्रोसेस है जब आपकी बॉडी जो है वो रिस्टोर करती है टिश्यू को, जब भी कभी कोई इंजरी लगी हो। तो कोई भी इंजरी हो सकती है, फिजिकल इंजरी हो सकती है, क्या नाम है, शरीर के अंदर भी इंजरी हो सकती है। उस इंजरी को जब मतलब रिस्टोर करता है टिश्यू और उसे ठीक करने की प्रक्रिया करता है, उसी को हम लोग हीलिंग बोलते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स होती हैं जिसमें इन्फ्लामेशन, जैसे चोट लगते ही आपको इन्फ्लामेशन हो जाता है उस जगह पे, उसके बाद वहां पर क्योंकि ढेर सारी जो सेल्स, अभी आगे एक क्वेश्चन के आंसर में आप देखेंगे, सेल्स जो है जैसे इंटरल्यूकिन्स वगैरह जो है वो पहुंचते हैं और वहां पर, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स इत्यादि जो इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर वहां पर प्रोलिफरेशन होता है, उनकी बढ़ोतरी होती है, उनकी संख्या बढ़ती है, उसके बाद रीमॉडलिंग करते हैं, उसके बाद जो भी टिश्यू आपका डैमेज हुआ था उसकी रिपेयरिंग शुरू करते हैं, एंड देन धीरे धीरे करके वहां पर जो भी उस टिश्यू का फंक्शन था वो फंक्शन भी रिस्टोर हो जाता है। जो हीलिंग की प्रक्रिया है ये हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, हमारा शरीर दो तरीके से करता है। पहला तो रीजनरेशन, यानी जो टिश्यू है और जो उसकी ओरिजिनल स्टेट थी जिसमें इंजरी लगी थी उसको रीस्टोर कर देना, यानी कि पहले जैसा कर देना। और दूसरा बाय रिपेयर, रिपेयरिंग जब होती है तो स्कार आपको दिख जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कहीं चोट लगी और वो रिपेयर हो रहा है, मतलब रीजनरेशन हुआ थोड़ा बहुत और रिपेयर होगा, तो वहां पर उस चोट के निशान आपके रह जाते हैं, तो इसी लोग बोलते हैं रिपेयर वहां पर हुआ, इसे स्कार के रूप में भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट द टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर सिंपल शब्दों में हम जानते हैं कि ये अनवांटेड और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, हम इसको बोल सकते हैं, जहां पे हमारी सेल्स बनती हैं फिर मरती हैं, लेकिन उनके बीच में एक टाइम फ्रेम फिक्स रहता है। बट अगर ये अनकंट्रोल्ड वे में होने लगे तो इसी को हम लोग सिंपल शब्दों में कैंसर के नाम से जानते हैं। ऐसी सेल्स को हम लोग नियोप्लास्ट सेल्स भी बोलते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके की सेल से हमारा कैंसर डेवलप हो रहा है या कहां पे डेवलप हो रहा है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स में इसको बांट सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारा कार्सिनोमास। कार्सिनोमास जो है वो कैंसर्स हैं जो कि इपिथेलियल सेल्स से जनरेट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आप लंग्स, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलन इत्यादि का एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा होता है हमारा सार्कोमास। सार्कोमास जो होते हैं वो कनेक्टिव या सपोर्टिव टिश्यूज जो होते हैं उनकी अनवांटेड ग्रोथ की वजह से अगर हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं बोन है, कार्टिलेज है, फैट है या मसल्स जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरे तरीके का, दैट इज ल्यूकोमास। ल्यूकोमास जो होते हैं वो ब्लड और बोन मैरो में अगर कैंसर हो रहा है, वहां की सेल्स में हो रहा है, तो उसे हम लोग ल्यूकेमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिम्फोमास। लिम्फोमास जो होते हैं वो बेनिन इन द नेचर होते हैं, बट ये हमें क्या नाम है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है अगर हमारा वहां पर अगर सेल की ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो उसे हम लोग लिम्फोमास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा जो है वो प्लाज्मा सेल्स का कैंसर होता है, यानी प्लाज्मा सेल का अनवांटेड ग्रोथ अगर हो रही है तो उसे मल्टीपल मेलोमा के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट इज हमारा मेलोनोमास। मेलोनोमास जो है वो किसी भी मेलेनोसाइट्स जैसे कि पिगमेंट प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं उनसे अगर डेवलप हो रहा है तो उसे हम लोग मेलोनोमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द काजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस देखिए नाम से ही पता रहा है, ऑस्टियो मतलब हड्डियां, पोरोसिस मतलब पोर्स हो जाना। तो जब आपकी हड्डियों में छिद्र हो जा रहे हैं, या आपके में ना हो, किसी व्यक्ति के, तो उनकी हड्डियों में छिद्र होने का मतलब है जो मिनरल्स हैं, जो कैल्शियम है, जो हमारी हड्डियों का फास्फोरस है, अगर वो निकल जाए या वो कम हो जाए तो हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी, उसमें पोर्स जैसे बन जाएंगे। इसीलिए इस बीमारी को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि जो एक सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ये क्या है, पहले तो कि ये आपकी जो बोन की जो डेंसिटी है उसको डिक्रीज हो रहा है, तो उसी को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोल रहे हैं। और ये बोन टिश्यू में जो लॉसेस है उसकी वजह से होता है। अब क्या कारण हो सकते हैं? एक तो एजिंग है, यानी कि उम्र बढ़ने की उम्र के साथ ही हमारा कैल्शियम का डिपोजिशन कम होता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, खास करके उन महिलाओं में जिनका मेनोपॉज हो रहा है, तो वहां एस्ट्रोजन की जो डिक्रीज होने की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन के डिक्रीज होने की वजह से वहां पर भी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। कुछ लोगों को जो कि अपने डाइट में या भोजन में या उनके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की अगर कमी ले रहे हैं तो भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना है। या फिर कुछ ऐसी लाइफस्टाइल वो फॉलो करते हैं जिसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कुछ खान पान ऐसा है उनका जो कि नहीं करना चाहिए उनको,
उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और कुछ मेडिकेशंस या मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो ये सभी कारण है ऑस्टियोपोरोसिस होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड। ये बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही सरल प्रश्न है, कई सारे सब्जेक्ट में पूछा जाता है। टाइफाइड जो होता है वो सैल्मोनेला टाइफी से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है और यही इसका कॉजेटिव एजेंट होता है, हम सभी जानते हैं। तो नाम याद रखिएगा, सैल्मोनेला टाइफी। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आसानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के रूप में हम लोग जानते हैं, और ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होती है, और जो इसका बैक्टीरिया है वो है ट्रिपोनेमा पैलिडिनम। ट्रिपोनेमा पैलिडिनम नाम का एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से जो है सिफिलिस नाम की बीमारी होती है। इसकी इटियोलॉजी पे कई बार प्रश्न पूछा गया, आगे हम लोग इसकी इटियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला पेपर। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पेपर की तरफ, यानी कि 2018-19 के पेपर। और यहां पर जो पहला प्रश्न पूछा है वो 17-18 वाला ही प्रश्न है, बट पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीडबैक सिस्टम। तो हम लोगों ने आपको बताया फीडबैक सिस्टम क्या है, दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसके एग्जांपल्स भी आपको बताए थे, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये एक रिपीटेड प्रश्न है 2017-18 का, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इसको अच्छे से तैयार करें। अगला प्रश्न है हमारा डिफाइन कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस जो शब्द है इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर कभी इंजरी या किसी और कंडीशन में कुछ सेल्स का माइग्रेशन होता है और वो एक जगह जाकर के इकट्ठा होना शुरू करती हैं। इसी को कीमोटैक्सिस के नाम से जानते हैं, यानी कि दिस इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ सेल इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस। जहां पर सेल्स जो होती है वो मूव करती हैं किसी भी एक पॉजिटिव कीमोटैक्सिस के लिए, या अगर कोई निगेटिव कीमोटैक्सिस है यानी रिपेलेंट है तो उससे दूर भी जाती हैं। और ये एक फंडामेंटल फंक्शन है जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, अगर किसी को अगर कोई इंफेक्शन या इंजरी है बॉडी में, तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, कीमोटैक्सिस करती हैं और माइग्रेट करती हैं और इन्फेक्शन के साइट पर या इंजरी की साइट पर जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं। इसकी वजह से फिर एक केमिकल ट्रायल ऑफ साइटोकाइनिन्स होता है, वो इसको देख करके आ जाते हैं। जो हमारे इंटरफेरॉन्स हैं वो आ जाते हैं वहां पे, और ये सब कुछ आ करके जो डैमेज सेल्स हैं उनको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने का काम करते हैं, या फिर जो पैथोजेंस हैं उनको मारने का काम भी करते हैं। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्यूट रीनल फेल्योर। ARF के नाम से इसको जानते हैं। सिंपल शब्दों में रीनल का मतलब हो गया आपकी किडनी, और फेल्योर का मतलब जो किडनी को अपना काम करना है अगर वो अपने काम को नहीं कर पा रही है। एक्यूट का मतलब थोड़े समय के लिए, ये लंबे समय, दो तरीके की बीमारी है ये। एक होती है क्रॉनिक रीनल फेल्योर, जो लंबे समय तक प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे होता रहा और वो ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है। एक्यूट वाला थोड़े किसी कंडीशन की वजह से अभी हुआ है लेकिन अपने आप ठीक भी होगा, या फिर मेडिकेशंस के द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये थोड़े समय के लिए हो रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी ऑल्सो। ये एक सडन मतलब अचानक से हो रहा है, और टेम्पररी जो है लॉस ऑफ किडनी फंक्शन इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है, अगर ये टेम्पररी लॉस ऑफ किडनी फंक्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे किडनी का काम है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालती है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी में जमा होने लगते हैं, उसका बिल्डअप आपको देखने को मिलता है। इसे हम लोग सडन लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ किडनी टू एक्सक्रीट वेस्ट के रूप में देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो यूरिन बनेगी वो कंसंट्रेटेड बनेगी, उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा आपको देखने को मिलेगी, और जो फ्लूइड मेंटेनेंस है वो जो है वो गड़बड़ होते हुए भी आपको दिखेगा। इस केस में जो वेरियस फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अगर किडनीज को ब्लड फ्लो की क्या नाम है कमी देखने को मिल जाए, जो किडनी है उसमें किसी तरीके का कोई डायरेक्ट डैमेज हो जाए, या फिर जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें किसी तरीके का ब्लॉकेज आपको देखने को मिले, तो ऐसी कंडीशन में एक्यूट रीनल फेल्योर जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया जो है वो एक क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर है। ये एक सीवियर कंडीशन होती है जहां पर किसी व्यक्ति का, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं वो चीजें समझते हैं, देखते हैं, इमोशनली उसके साथ जुड़ते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों में जो डिस्ट्रप्शंस है वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी उनके दिमाग के द्वारा जो उनको आइडियाज आने वाले हैं उसके प्रोसेसेस, परसेप्शंस, इमोशंस, जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, जो इन सभी चीजों में उसे दिक्कत आने लगती है और वो इन सभी चीजों से दूर होना शुरू कर देता है, यानी वो किसी भी चीज को बेहतर तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाता या समझ नहीं पाता। इसके जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग तरीके के, जैसे पहला हमारा पॉजिटिव सिम्टम्स, इसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, यानी इसको ऐसी चीजें दिखती हैं या सुनाई देती हैं जो एग्जैक्टली नहीं है। वो कहेगा कि यहाँ पे कुछ उड़ रहा है, मुझे दिख रहा है, या आवाजें आ रही हैं, कान में झंझनाहट हो रही है,
ऐसी बातें। दूसरा डेल्यूशंस मतलब वो कुछ ऐसी बातों पर विश्वास करने लगता है जो कि है ही नहीं, मतलब उसने अपने दिमाग में कुछ बना लिया है, कहानी बना ली है कि यहाँ पर कोई मुझे दिख रहा है या मुझे यहाँ पे आवाज़ें आती हैं या मैं अगर ये काम नहीं करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, ऐसी चीज़ें जो है वो उसके दिमाग में आने लगती हैं। और डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग करता है, कभी खुश है, कभी बहुत दुखी है, कभी छोटी छोटी बात पे ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ऐसी सारी चीज़ें। दूसरा हमारा निगेटिव सिम्टम्स में हमें जो इमोशंस हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, यानी कि खुशी की बात पर भी बहुत खुश नहीं हो रहा, दुखी भी नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे जो उसका मोटिवेशन जो है वो कम हो जाता है और सोशल विड्रॉल शुरू कर देता है ऐसा व्यक्ति, यानी कि वो लोगों से दूर हो जाता है, लोगों से बातचीत नहीं करता, फैमिली से दूर होने की कोशिश करता है, किसी जगह पे गैदरिंग में जाना नहीं पसंद करता। तो ये निगेटिव सिम्टम्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कंजेनिटिव सिम्टम्स भी होते हैं जिसमें उसका अटेंशन, मेमोरी और जो फंक्शंस हैं ये सभी कुछ धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम होने लगते हैं, या इनको इन सभी चीज़ों में से डिफिकल्टी देखने को मिलती है। ये सभी सिम्टम्स जो हैं वो साइजोफ्रेनिया के सिम्टम्स माने जाते हैं और ये काफ़ी सीवियर और क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर है, लंबे समय तक होने वाला मेंटल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन नियोप्लाज्म। अभी हमने पीछे आपको कैंसर बताया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से नियोप्लाज्म जो होते हैं वो एक अनकंट्रोल्ड वे में अगर डिवीजन हो रहा हो और एक सेल का मास इकट्ठा हो जाए, एबनॉर्मल मास इकट्ठा हो जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नियोप्लाज्म। सिंपल शब्दों में कि नियोप्लाज्म जो है वो एक एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू है जो कि सेल के ग्रो करने की वजह से होता है, और जब सेल्स जो हैं अनकंट्रोलेबली डिवाइड होती हैं तो इस तरीके का मास जो है बनता है, जिसे हम लोग कई बार ट्यूमर भी बोलते हैं और कई बार कैंसरस सेल के रूप में भी जानते हैं। लेकिन नियोप्लाज्म जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन जो नियोप्लास्ट होते हैं वो एग्जैक्टली नॉट कैंसरस होते हैं, मतलब वो कैंसरस नहीं होते, वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं आपकी बॉडी में, दूसरे सेल्स या नियर बाई टिश्यूज को वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और जनरली जो है दूसरे जो आपके शरीर के दूसरे पार्ट में वो ट्रैवल नहीं करते या स्प्रेड नहीं होते, एक जगह जहां पर है वहीं पर उनकी पोजीशन फिक्स रहती है। जैसे कि भी हम लोगों ने जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर देख रहे थे उसमें हमने लिम्फोमास देखा था। दूसरा जो है जैसे कि मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म जो होते हैं वो जो होते हैं वो कैंसरस होते हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज और सेल्स को या ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही साथ ये स्प्रेड भी होते हैं पूरे शरीर में ब्लड स्ट्रीम के साथ या लिम्फेटिक सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाते हुए बॉडी में ट्रैवल भी कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी होते हैं, इसे हम लोग मैलिग्नेंट नियोप्लास्ट के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है डिस्कस द रोल ऑफ जैंथीन ऑक्सीडेज इन द डेवलपमेंट ऑफ गाउट। गाउट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके शरीर के जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं और जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन होता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब ये जो एंजाइम है जैंथीन ऑक्सीडेज, ये एक क्रिटिकल रोल जो है वो या क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि यूरिक एसिड को बनाने में और उसको डिपॉजिट करने में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल 2 स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स, यानी जो हमारे प्रोटीन हम भोजन करते हैं और उसमें जो प्यूरिन्स हैं जो कि खाने में हमारे पाया जाता है उसको यूरिक एसिड में बदलने का जो काम है वो हमारा जैंथीन ऑक्सीडेज करता है। हाई लेवल ऑफ प्यूरिन्स अगर आपके डाइट में है, यानी आप ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा है और प्रोटीन में भी प्यूरिन्स की मात्रा अगर ज्यादा है, तो फिर वो क्या करता है कि जो जैंथीन ऑक्सीडेज है वो उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है और ये यूरिक एसिड कई बार हमारे जोड़ों में जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ जेनेटिक कंडीशंस की वजह से भी ऐसा होता है कि यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन कई बार होता है। तो जैंथीन ऑक्सीडाइज जो इनिबिटर्स होते हैं, जैसे कि ड्रग है एलोपिरिनोल, ये एक जैंथीन ऑक्सीडाइज इनिबिटर है। ये जब भी किसी व्यक्ति को गाउट जैसी प्रॉब्लम होती है तो उसको दिया जाता है। देखने में कई बार लोगों को लगता है कि अर्थराइटिस हो गया, लेकिन वो गाउट है जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा जो है बड़ी होती है और यही एंजाइम जो जैंथीन ऑक्सीडेज है यही यूरिक एसिड को बनाने में मदद करता है। तो हम लोग जैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स का प्रयोग करते हैं और इसको इस एंजाइम को इनिबिट करके यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को बनने से रोक सकते हैं और इस तरीके से गाउट का इलाज होता है। अगला प्रश्न है हमारा गिव अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या आप कह सकते हैं कि ये एक सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म का मेन कॉज होता है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है उससे ओवर प्रोडक्शन होता है। तो ये एक आपका जो इम्यून सिस्टम है उस केस में क्या करता है कि एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करता है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग
इम्यूनोग्लोबुलिन्स के रूप में यूज होती हैं और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको मिमिक करने का काम करते हैं, यानी उसके जैसा एक्शन शो करता है, जिसकी वजह से ये जो एंटीबॉडीज हैं ये जाती हैं और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स पे जाकर के बाइंड करती हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर और एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करना शुरू कर देती है। इसे हम लोग हाइपरथायराइडिज्म के रूप में जनरली आम बोलचाल की भाषा में देख लेते हैं, जिसकी वजह से एक रैपिड हार्टबीट हो जाती है, वेट लॉस पेशेंट का शुरू हो जाता है, उसमें में हीट इंटॉलरेंस दिखती है, उसकी आंखें जो है थोड़ी सी बाहर की तरफ दिखने लगती हैं। ये सारे सिम्टम्स उस बॉडी में दिखना शुरू होंगे और ये सभी सिम्टम्स जो है वो ग्रेव्स डिसीज के सिम्टम्स माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्ट्रोक एंड हेमोरेज। ये दो केस हैं जो कि हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलता है। स्ट्रोक जो होता है वो एक सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता है, यानी कि जब आपके जो ब्रेन है उसमें जो ब्लड फ्लो जो जा रहा है वो अगर इंटरप्ट हो जाए, कम हो जाए, या फिर जो ब्रेन के टिश्यूज है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलना उनको कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग स्ट्रोक के रूप में जानते हैं। अब ऐसे में जो आपकी ब्रेन की सेल्स होती हैं, क्योंकि उनको लगातार ऑक्सीजन चाहिए, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको ब्लड चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो कुछ ही मिनट के अंदर वो ब्रेन सेल्स जो होती हैं उनका डेथ होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके के स्ट्रोक को ही हम लोग ब्रेन अटैक के रूप में भी जानते हैं। और ये ब्लॉकेज जैसे कि इस्केमिक स्ट्रोक की वजह से या फिर कई बार ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी हमारे जो ब्रेन में वेन्स है वो फट जाती हैं, रैप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, या चोट लगने की वजह से भी कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे हम लोग हेमोरेजिक स्ट्रोक के रूप में जानते हैं। तो दो तरीके के स्ट्रोक आपको देखने को मिलते हैं। हेमोरेज जो होता है वो एक मेडिकल टर्म है जहां पर हमारे बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर किसी भी केस में ब्लीडिंग हो रही है, यानी एक्सेसिव सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, चोट लग गई है, इंजरी हो गई है और ब्लड जो है वो बह रहा है, चाहे वो शरीर के अंदर बह रहा हो, जैसे अभी हमने कहा ये हेमोरेजिक स्ट्रोक आपने अभी ऊपर लिखा है, यानी कि आपके ब्रेन के अंदर जो है ब्लड बह गया, उस कंडीशन को हेमोरेजिक स्ट्रोक के रूप में आपने देखा था। तो ये मेडिकल टर्म है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल, या फिर चोट लग गई, इंजरी बाहर है, एक्सटर्नल इंजरी है और ब्लड बह रहा है, तो इसको भी हम लोग हेमोरेज के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि अभी हमने ब्रेन का एग्जांपल लिया, जैसे कि सेरेब्रल हेमोरेज एक टाइप ऑफ स्ट्रोक है जिसमें ब्लड वेसल्स जो है वो ब्रस्ट कर जाती हैं ब्रेन के अंदर और ब्लीडिंग जो है वो सराउंडिंग टिश्यूज के आसपास पहुंच जाता है। इस ब्लीडिंग की वजह से जो सेल्स हैं, ब्रेन जो सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देती हैं और एक लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो आता है और जो प्रेशर है हमारे स्कल के अंदर, ब्रेन के अंदर, वो बढ़ता है। तो आपने देखा होगा स्ट्रोक या हेमोरेज अगर किसी को होगा तो उसका जिस भी पार्ट में होगा, अगर ब्रेन में राइट साइड में स्ट्रोक पड़ रहा है या हेमोरेज हो रहा है तो लेफ्ट साइड के जो भी ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा, फेस में आपका दिक्कत आएगी, बोलने बतियाने में दिक्कत आएगी, सारी चीजें आएंगी। और अगर इसका उल्टा होता है, राइट साइड में अगर कुछ होता है, सॉरी लेफ्ट साइड में कुछ होता है ब्रेन के, हेमरेज होता है, तो राइट साइड के जो ऑर्गन्स हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ा ही एक सीवियर कंडीशन के रूप में हमें देखने को मिलता है और ये दोनों जनरली एक साथ भी हो जाते हैं। इसके कारण क्या है, ब्लड प्रेशर कभी बहुत हाई है, कोई इंजरी हो जाए या फिर ब्लड प्रेशर के साथ शुगर भी अगर हाई हो तो ऐसी कंडीशन में हेमरेज वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जॉइंडिस। जॉइंडिस एक कॉमन प्रॉब्लम है, हमारे आसपास लोगों को देखने को मिलती है। इसमें जो स्किन है, जो आईज हैं, वो आपको येलो कलर की देखने को मिलती हैं और इसको आप पहचान पाते हैं। बट ये येलोइंग क्यों होती है? ये येलोइंग इसलिए होती है क्योंकि जो बिलिरुबिन है वो बन रहा है और बनने के बाद वो इकट्ठा हो रहा है हमारे सेल्स और टिश्यूज के अंदर, जिसकी वजह से येलो रूप में हमें देखने को मिलता है। बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट है और ये बाई प्रोडक्ट होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जब आपके रेड ब्लड सेल्स का लाइफ पूरा हो जाता है तो वो टूटती हैं, ब्रेकडाउन होती हैं, नॉर्मल प्रोसेस है और उसकी वजह से बिलिरुबिन बनता है। लेकिन ये बिलिरुबिन अगर जो है हमारे लीवर में, क्योंकि ये ब्रेकडाउन हो रहा है और उसके बाद ये डिपॉजिट होने लगे, मतलब शरीर से बाहर ना निकले, तो ऐसे केस में जॉइंडिस जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ये जैसे कि कई तरीके का हम लोग बोल सकते थे प्री हिपैटिक। इसमें क्या होता है कि जो लीवर जो है वो बिलिरुबिन को प्रोसेस करता है और उसके बाद एक एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को वो करता है और जब उस बिलिरुबिन को कंजुगेट करने में लीवर हमारा उसकी एबिलिटी हो जाती है तो उसे हम लोग प्री हिपैटिक के रूप में जानते हैं। दूसरा हमारा हिपैटिक, इसमें जो लीवर डिसीजेज या डैमेज की वजह से ये होता है, यानी जैसे हिपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया लीवर में, तो उस केस में आपको जॉइंडिस जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे केस में हमारी जो लीवर है वो एक्सक्रीट नहीं कर पाती बिलिरुबिन को और बिलिरुबिन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तीसरा हमारा पोस्ट हिपैटिक, ये तब होता है
जब हमारा जो लीवर है उसमें किसी तरीके के उसके जो बाइल डक्ट्स वगैरह उसमें कोई तरीके की ब्लॉकेट हो रही है और जिसकी वजह से जो बिलीरुबिन है उसमें उसका कंजुगेशन नहीं हो पा रहा, उसका एक्सक्रीशन बॉडी नहीं कर पा रही लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से जो गॉल स्टोन है या ट्यूमर है वो भी बन सकता है और जो जॉन्डिस है वो तो होगा ही होगा। तो ये सब इसके कॉजेस हैं और ये इतने सारे इसके कॉजेस हैं, आप इनको याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरीके से लिखने में आ सकता है, 5 नंबर पर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द कॉजेटिव एजेंट एंड साइंस ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी जो बीमारी है बहुत पहले से है और पहले बहुत ही जानलेवा बीमारी मानी जाती थी, आज हमारे पास इलाज इसका है, फिर भी एक खतरनाक बीमारी तो है ही। इसे हम लोग हैंसन्स डिसीज के रूप में भी जानते हैं, HANSEN इस नाम से भी पूछा जा सकता है आपको। और ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है और बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो होता है वो आपके शरीर के ठंडे इलाकों में, जैसे ये आपकी उंगलियों की टिप है, ठंडे इलाके का मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है, नोज की टिप, ईयर के यहाँ पे लास्ट के इलाके, तो ऐसी जगहों पर ये जाता है, वहाँ पे ग्रो करता है और धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज को बढ़ाता है स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया में, और धीरे धीरे ये अफेक्ट करता है नर्व्स को, स्किन को, आई को, आपके अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और फैल जाता है। इसके जो साइंस हैं उसमें जो स्किन है उसमें आपको पैचेस दिखेंगे, डिस्कलरिंग होगी, नंबनेस आएगी, मतलब वहाँ पे किसी तरीके का आपको सेंसेशन नहीं दिखेगा और वो घाव के रूप में भी दिखेगा। नर्व डैमेज होता है, यहाँ पर सेंसेशंस जो है हाथ, फीट, आर्म और लेग्स में नहीं होते, मसल्स वीकनेस शुरू हो जाती है, डिफॉर्मिटीज वहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो नर्व्स हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, जैसे जो एल्बोज की हैं, नीज की हैं, वो सब थिकन भी हो जाती हैं, पेनफुल भी होती हैं, और जो आई की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी होती हैं क्योंकि लॉस ऑफ आईब्रोज वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सब इसके साइंस या क्या नाम है आपको देख सकते हैं कि आप पहचान सकते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या है इसकी। नेक्स्ट अब चलते हैं तीसरे पेपर की तरफ, 2 पेपर हमने सॉल्व कर लिया, दैट इज 1920 का पेपर AKTU का। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है डिफाइन सेलुलर एडाप्टेशंस। अभी हमने एक एग्जांपल एट्रोफी का उसमें लिया था, तो एट्रोफी जो है वो सेलुलर एडाप्टेशन का ही एग्जांपल थी। तो सेलुलर एडाप्टेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर रिवर्सिबल हमारे सेल के साइज, देखिए किस किस चीज में, साइज में, नंबर में, सेल के फिनोटाइप में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, या जो फंक्शन है उसमें किसी भी चेंजेस या रिस्पॉन्स जो एनवायरनमेंट है उसका, उसमें किसी तरीके का चेंजेस, इंजरी, रिस्पॉन्स की वजह से अगर उसमें रिवर्सिबल चेंजेस हो रहे हैं साइज में, नंबर में, फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फंक्शन में, तो उसी को हम लोग सेलुलर एडॉप्टेशंस बोलते हैं। एडॉप्टेशन मतलब कंडीशन बदली, जैसे आप भी करते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपने आप को। मान लीजिए कि बहुत गर्मी पड़ रही थी तो हम लोगों ने क्या किया, फैन चला लिया, AC चला लिया, कूलर चला लिया, अपने आप को ठंडा कर लिया। ठंडी पड़ गई तो हम AC और कूलर नहीं चलाते हैं, हमने रजाई ओढ़ लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं, उनके इंटरनल एनवायरनमेंट में किसी तरीके का बदलाव होता है, कोई इंजरी होती है, कोई ऐसी कंडीशंस आती, कोई स्टिमुलस आता है, तब वो अपने साइज में, नंबर में, अपने फंक्शन में, अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं। और इसी बदलाव को इसलिए करते हैं ताकि वो सेल्स जो है वो जीवित रह सके या लंबे समय तक अपने काम को आगे जाकर के कर सकें, और ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और इसी को हम लोग सेलुलर एडाप्टेशन के रूप में जानते हैं। ये एडाप्टेशन जो होते हैं वो सेल को सर्वाइव करने में, ठीक है, और जो एक स्टेडी होम्योस्टैसिस है उसको मेंटेन करने में वेरियस स्ट्रेस के आने के बावजूद भी ये मदद करता है। इसमें जो प्राइमरी एडॉप्टेशंस हैं, जैसे एट्रोफी तो हमने आपको बताया था, डिक्रीज इन सेल साइज। अब इन सब पे भी प्रश्न आ सकता है। हाइपरट्रॉफी मतलब जो सेल का साइज है वो इंक्रीज अगर कर जाए तो यानी एट्रोफी का जस्ट अपोजिट बात हो गई। हाइपरप्लेसिया यानी कि जो सेल्स के नंबर हैं अगर वो बढ़ जाए, और मेटाप्लेसिया यानी कि सेल का जो टाइप है, यानी एक टाइप से दूसरे टाइप में सेल जो है अपने आप को बदल रही है, तो उसे हम लोग मेटाप्लेसिया के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस का मतलब है दो सेल्स के बीच में जो सेल्स हैं वो उसमें जो मटेरियल्स हैं, टाइप्स ऑफ वेरियस सेलुलर कंस्टिट्यूएंट हैं, वो जैसे कि फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, पिगमेंट्स है, वो आ करके इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए या उसका बिल्डअप हो जाए, उसी को हम लोग इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस के रूप में जानते हैं। ये जो है एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से हो सकता है, कोई प्रोटीन के फोल्डिंग और जो ट्रांसपोर्ट में डिफेक्ट है उसकी वजह से हो सकता है, किसी एंजाइम के लैक की वजह से हो सकता है, या इनडाइजेस्टेबल मटेरियल अगर हम खा रहे हैं उसका एक्यूमुलेशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि
जो ट्राइग्लिसराइड्स का एक्यूमुलेशन जो है वो फैटी चेंज के रूप में हमें देखने को मिलता है इन द सेल्स में, और ये लीवर सेल्स में ज्यादातर देखने को मिलता है ड्यू टू द एल्कोहल एब्यूज, यानी कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है लेकिन बहुत ज्यादा लेता है, ओबिसिटी हो जाए, मोटापा हो जाए उस वजह से, या कोई मेटाबॉलिक डिसएडजस्टमेंट की वजह से फैट का डिपोजिशन बॉडी के अंदर बहुतायत में देखने को मिलता है, और ये है एग्जांपल ऑफ इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इन ब्रीफ। मायोकार्डियल मतलब हमारी जो हार्ट की टिश्यूज हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही, मसल्स हैं उसकी बात हो रही है, और उसमें इन्फ्रैक्शन हो रहा है। इन्फ्रैक्शन मतलब कि वहां पर जो हमारा सिंपल शब्दों में सेल की डेथ हो रही है, नेक्रोसिस हमको देखने को मिल रही है जो कि इरिवर्सिबल है। और ये किस वजह से होती है? इसका मेन कारण है इस्कीमिया। इस्कीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड फ्लो, या जो हमारा ब्लड है वो उस जगह को, जो हमारा हार्ट है उसको नहीं पहुंच रहा, या ऑक्सीजन की जो है मात्रा वो भी बहुत कम पहुंच रही है। तो ये अगर लंबे समय तक होती रहेगी तो इरिवर्सिबल नेक्रोसिस यानी डेथ ऑफ हार्ट मसल्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगी, या जो हार्ट के जो टिश्यूज हैं उनमें देखने को मिलेगी, और ऐसी कंडीशन को हम लोग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के रूप में जानते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का जो मेन काज है वो सिंपल है, कोरोनरी आर्टरी जो कि ब्लड की सप्लाई करती है हार्ट को, उसमें किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोस या फिर ब्लड क्लॉट, और ये इसकी या फिर एक रैप्चर्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो है वो भी बन सकता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनता है और ऑब्स्ट्रक्शन होता है कोरोनरी आर्टरीज में। इस ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट और जो ब्लड सप्लाई है हमारे हार्ट मसल्स को वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेल जो है वो पहले तो एडॉप्टेशंस में जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे क्या कर जाती हैं, डेथ उनकी शुरू हो जाती है, और जो कार्डियक फंक्शन है वो कम होने लगेगा या लॉस ऑफ कार्डियक फंक्शन आपको दिखेगा। जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें चेस्ट पेन शुरू होता है, जो हाथ है उसमें, जो आर्म है उसमें बहुत दर्द होता है, नेक जॉ में और उनको काम करने में दिक्कत आती है, और जो ब्रीदिंग है वो शॉर्टनिंग होने लगती है और बहुत सारा पसीना निकलने लगता है। ऐसी कंडीशन को हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसी को हम लोग हार्ट अटैक के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ शॉर्ट नोट ऑन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जो अगर किसी भी कंडीशन में ब्लड में अगर कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, तो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर रहा है, यानी वो ब्लीडिंग टाइम जो एक नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है उससे आगे तक ब्लीडिंग जो है वो लगातार होती रहती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो हो जाती है। तो हीमोफीलिया जो है वो एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कि एक डिफिशियंसी या एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर जो ब्लड में होना चाहिए उसके एब्सेंस की वजह से होता है, और ऐसे में जो बॉडी होती है वो क्लॉट बनाना कम कर देती है, अब क्लॉट नहीं बना पाती, और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है किसी भी छोटी इंजरी या सर्जरी के बाद, और कई बार सीवियर केसेस में बहुत ज्यादा भी हो सकती है। ये ब्लीडिंग जो है वो हमें जॉइंट्स, मसल और इंटरनल ऑर्गन्स में भी देखने को मिलती है। दो टाइप के हीमोफीलिया होते हैं, एक होता है हमारा फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होने से, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 है उसके डिफिशियंसी की वजह से, और दूसरा होता है हमारा हीमोफीलिया बी जो कि फैक्टर 9 की वजह से उसमें कमी की वजह से जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है वो हीमोफीलिया के दो टाइप्स होते हैं, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजियोजेनेसिस। डिफाइन एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का सिंपल मतलब होता है ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जबकि कोई एक न्यू ब्लड वेसल्स को बनाना या फिर जो प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स हैं उनसे नई ब्लड वेसल्स का बनना। अब ये जो प्रोसेस है वो नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस को करने के लिए, जैसे कि कहीं चोट लग गई है उसको हीलिंग करने के लिए, टिश्यू की रिपेयर करने के लिए, या फिर जो वीमेंस की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनकी लाइनिंग्स को बनाने के लिए, ये एक नॉर्मल प्रोसेस में होता रहता है। लेकिन कई बार ये कई सारी बीमारियों को भी लेकर के आता है, क्योंकि ये कई बार अनकंट्रोल वे में अगर होने लगे, जैसे कि इन द केसेस ऑफ कैंसर या ट्यूमर्स, तो फिर जो डिफरेंट ब्लड सप्लाई अपनी जो सेल्स बनती हैं, कैलस बन रहा है, जो ट्यूमर बन रहा है, वो अपनी ब्लड सप्लाई खुद से भी लेने लगता है। तो इस तरीके के जो इसीलिए ये जो हमारा एंजियोजेनेसिस होता है उसको बहुत ही बढ़िया से रेगुलेशन जो है वो करके किया जाता है, और उसके लिए ग्रोथ फैक्टर लगता है, ग्रोथ फैक्टर जिसका नाम है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर या फिर VEGF, और एंटी एंजियोजेनेटिक फैक्टर्स जो कि इस एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस को लगातार कंट्रोल में रखते हैं। तो सिंपल शब्दों में क्या बोलेंगे आप, एंजियोजेनेसिस जो है ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि ग्रोथ करता है एक न्यू ब्लड वेसल्स का फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस, जो पहले से ब्लड वेसल्स अवेलेबल है उन्हीं से एक नई ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ इंटरल्यूकिन्स इन द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। हम बार बार कह रहे हैं जब जब इंजरी होती है, इंजरी होते ही जो है पहले तो WBCs जाकर के उस जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं और उनके बाद जो है इंटरल्यूकिन्स जो कि एक ग्रुप ऑफ साइटोकाइनिन्स प्रोटीन्स हैं जो कि ल्यूकोसाइट सेल्स के द्वारा यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं, उनकी वजह से ये बनते हैं और उसके बाद जा करके जहां पर भी चोट लगी है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है, वहां पर जाकर के इकट्ठा होते हैं और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन्फ्लामेशन में और इम्यून रिस्पॉन्स में। ये केमिकल मैसेंजर के तरीके से काम करते हैं और मेडिएट करते हैं जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द इम्यून सेल्स, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन में ये रीसर्किट करते हैं हमारे इम्यून सेल्स को साइट ऑफ इंजरी में या फिर इन्फेक्शन पे, जिसकी वजह से इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को रेगुलेशन हो जाता है और जो टिश्यू रिपेयर है वो होता है, यानी जो इंजरी लगी है उसको हम लोग ठीक कर पाते हैं। तो ये इंटरल्यूकिन्स का मेनली काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड पॉसिबल रीजन फॉर इट्स डेवलपमेंट। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है, यानी थायरॉक्सिन जो हार्मोन आपका बनता है, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन आपका बनता है थायराइड ग्लैंड से, इन हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है, जो इनका बनना है, वो अगर कम हो जाए तो उसी को हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म के रूप में जानते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड हार्मोन्स की जो आपकी कमी हो जाती है बॉडी में, और ये एक इसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है वो बॉडी का क्या हो जाता है, स्लो जाता है, क्योंकि थायरॉक्सिन वगैरह जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। अब इसमें कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे बॉडी बहुत थकी हुई लगेगी आपको, वेट गेन हो जाएगा, बॉडी जो है भारी हो जाएगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो रहा है, कोल्ड इंटॉलरेंस आपको देखेंगे। जो हाइपरथायरॉयडिज्म का बताया था उसका जस्ट अपोजिट सारा कुछ हो रहा है और स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है। इसका जो मोस्ट कॉमन काज है वो क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है कि आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन बनाने के लिए जरूरी है, तो अगर आप इसको नहीं लेंगे तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो इसका लीडिंग कॉज है वो हाशिमोटोस थायरॉयडाइसिस भी है, जिसमें ये जो एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करके और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स नहीं बन पाते। तो ये भी है। इसके साथ ही साथ कई बार सर्जिकल रिमूवल करना पड़ता है थायराइड ग्लैंड का किसी मेडिकल कंडीशन में, रेडिएशन थेरेपी की वजह से या फिर कुछ मेडिकेशन की वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकती है। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस। ये ट्यूबरक्लोसिस ऐसे ही पूछा था एग्जाम में, ट्यूबरक्लोसिस क्या है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, वो एक ऐसी बैक्टीरियल डिसीज है जो कि एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज होती है, जो कि एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा हमारे बॉडी में होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और जनरली जो ये आपका लंग्स जो है उनको अफेक्ट करता है ये बैक्टीरिया, और इसे हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कई बार अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो ये स्पाइन, ब्रेन या किडनीज या दूसरे ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, उसे हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया जो है वो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के द्वारा किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में पहुंचता है बाय द, जब वो पर्सन खांसता है या छींकता है या बात करता है तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे फैलता है और ये कई सारे इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज में फैल जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनमें ये बैक्टीरिया होता तो है लेकिन सिम्टम्स नहीं देता, जिसे हम लोग लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, और ये धीरे धीरे जो है वो प्रोग्रेस करता है एक्टिव डिसीज में और फिर एक लंबे समय तक खांसी, फीवर, नाइट में स्वेट्स या वेट लॉस वगैरह हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव नाम से पता चला है अल्सर होने की वजह से कोलन में आइटिस वर्ड कहीं हो तो इन्फ्लामेशन, तो अल्सर होने की वजह से अगर कोलन के एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसी को हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज है, हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है और इन्फ्लामेशन और अल्सर्स की वजह से जनरली होती है जब लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन में और या रेक्टन में अगर आपका इन्फ्लामेशन और अल्सर हो जाए तो। ये एक कॉन्स डिसीज जैसी नहीं है, उससे थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि कॉन्स डिसीज में जो है वो किसी भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी पार्ट को जो है वो इफेक्ट करता है, बट जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है कोलन और रेक्टन में ही आपको स्पेशली देखने को मिलती है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो है डायरिया, ब्लडी डायरिया, मतलब फिकस के साथ जो है वो आपको ब्लड भी देखने को मिल रहा है और एब्डोमिनल पेन, बहुत सारा दर्द हो रहा है और डिफिकेट की जो है जल्दी नीड, यानी कि बार बार डिफिकेशन के लिए यानी बार बार लैट्रिन उसको जाना पेशेंट को पड़ रहा है, यानी बार बार उसे लग रहा है कि हमें टॉयलेट जाना चाहिए। और इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो तो नहीं पता लोगों को, लेकिन फिर भी अभी मतलब साइंस इतना डेवलप नहीं हो पाया कि इसका
इसका एग्जैक्ट काज जो हम जान पाए इटियोलॉजी इसकी क्या है, बट फिर भी ऐसा माना जाता है कि एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ऐसा होता है। अगला प्रश्न हमारा, डिस्कस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, हम लोगों ने इसके बारे में पिछले साल के पेपर में यानी 18-19 का भी ये आखिरी प्रश्न था और यहाँ पे भी आखिरी प्रश्न है, तो इसलिए जो है इसको दोबारा से हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, आपने इसका आंसर पहले ही देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। ये दो तरीके की चीजें हैं जो हमारे सेलुलर एडाप्टेशन के अंतर्गत आती हैं, आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो अगर हाइपरट्रॉफी हमने क्या कहा, ये एट्रॉफी का जस्ट अपोजिट है, यानी कि जो साइज है इंडिविजुअल सेल्स की या टिश्यूज की या आर्गन की, अगर वो इंक्रीज हो जाती है तो उसी को हम लोग हाइपरट्रॉफी के रूप में जानते हैं। हाइपरप्लेसिया होती है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है या किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर वो बढ़ता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। सेल की टाइप की बात करें तो जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उसमें ऐसा होता है जैसे मसल सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, या फिर जिनकी ऐसी सेल्स जिनमें लिमिटेड एबिलिटी होती है डिवाइड में, वहां पर हमको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, क्योंकि वो डिवीजन करके अपनी नंबर्स नहीं बढ़ा सकता लेकिन अपनी साइज जो है बढ़ा सकता है किसी भी क्या नाम है स्टिमुलस या इंजरी होने पर। जो हाइपरप्लेसिया है उसमें जनरली ऐसे सेल्स में दिखता है जहां पर आसानी से सेल डिवीजन होता है, जैसे एपिथेलियल सेल्स हैं, ग्लैंडुलर सेल्स हैं, एटीसी। मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर सेल जो है वो सिंथेसाइज करती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को, ऑर्गेनेल्स को, और इंक्रीज करती है अपनी साइज और उसके फंक्शनल कैपेसिटी को। जबकि हाइपरप्लेसिया के केस में यहाँ पर सेल का बढ़ोतरी या प्रोलिफरेशन का मतलब बढ़ोतरी जो है वो ग्रोथ फैक्टर्स या हार्मोनल स्टिमुलेशन के द्वारा बढ़ाया जाता है। एग्जांपल्स की बात करें तो जो हार्ट मसल्स का जो साइज है वो बढ़ता है अगर हाइपरटेंशन ज्यादा हो रही है तो, और जो ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जो क्या नाम है ब्रेस्ट का जो साइज है वो जब क्या नाम है जो बच्चा है बच्ची है जब वो अपने एडल्टहुड की तरफ जा रही है तो उसका साइज जो है वो बढ़ता है ड्यू टू द हाइपरप्लेसिया, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जबकि मिल्क प्रोडक्शन करना पड़ेगा बच्चे के लिए तो उस कंडीशन में हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से हाइपरप्लेसिया जैसी चीज देखने को मिलती है। दिस विल बी द एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हमने इसको डिस्कस कर लिया था। आरबीसी का जब साइज बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, विटामिन B12 की वजह से या फोलिक एसिड की कमी की वजह से ऐसा होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड प्रश्न है, 2017-18 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन हेपेटाइटिस एंड राइट इट्स वेरियस टाइप। हेपेटाइटिस का सिंपल सा मतलब है कि जो हेपेटिक सेल्स हैं यानी कि जो हमारी लीवर की सेल्स हैं, आइटिस मतलब मैं फिर से बोला इन्फ्लामेशन, वहां पर इन्फ्लाम हो जाए, यानी लीवर में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे हेपेटाइटिस आप बोलोगे। इसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिसमें वायरसेस हो सकते हैं, अल्कोहल्स हो सकते हैं, मेडिकेशंस हो सकते हैं, ऑटोइम्यून डिसीज हो सकते हैं, ईटीसी। लेकिन अगर वायरस वाले के, ये मेन जो टाइप्स में लिख रहा हूँ ये वायरस का लिख रहा हूँ कि अगर वायरल रूप में अगर किसी को हेपेटाइटिस हो रही है तो कितने प्रकार की हो सकती है। पहला हमारा हेपेटाइटिस ए जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसमें एक्यूट इन्फेक्शन होता है और फूड या वाटर के कंटामिनेटेड लेने की वजह से ऐसा होता है। दूसरा हमारा हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी है ये एक्यूट या क्रॉनिक दोनों तरीके का हो सकता है। ये भी इन्फेक्टेड फूड से, सीमन से या किसी और तरीके के बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसफ्यूजन की वजह से किसी नॉर्मल व्यक्ति को हो जाता है। तीसरा हमारा हेपेटाइटिस सी जो कि एक ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है और ये एक क्रॉनिक लीवर डिसीज के रूप में देखने को मिलता है। ये कई बार इसका कोई सिम्टम्स नहीं दिखता, जब बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तब फिर देखने को मिलता है। ऊपर वाले के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, बट हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस जी जो कि एक रेयरेस्ट फॉर्म है हेपेटाइटिस का, कुछ ही लोगों में देखने को मिलता है, जो कि पहले से हेपेटाइटिस बी के से इन्फेक्टेड है, उन्हीं में देखने को मिलता है और ये क्रॉनिक कंडीशन के रूप में आपको देखने को मिलता है। इसके लिए भी हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट द कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी होने के क्या क्या कारण है? तो सेल इंजरी जो है वो कई सारे कारणों से हो सकता है। पहला है हमारा ऑक्सीजन डिप्रोवर्सन, जिसे हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं, यानी कि जो ब्लड फ्लो है वो कम हो गया, इस्कीमिया जिसको आप बोलते हो, और उसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई अगर कम हो रही है तो ऑक्सीजन की सप्लाई सेल को कम पहुंच रही है, जिसकी वजह से वहां पे इंजरी होती है। दूसरा फिजिकल एजेंट, जैसे कि मैकेनिकल ट्रॉमा, हम जा रहे थे चोट लग गई, हमने ये पेन से अपने आप को चोट लग लिया या गड़ा दिया तो ये मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया। एक्सट्रीम टेम्परेचर, अगर किसी गर्म चीज को हमने टच कर लिया या किसी ऐसी चीज के संपर्क में आ गए जिसका टेम्परेचर बहुत हाई था, रेडिएशन के संपर्क में आने पे, या इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से। तीसरा हमारा केमिकल एजेंट, जैसे कि पॉइजन्स हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूएंट्स हैं, मेडिकेशंस हैं, अल्कोहल है, एसिड्स हैं, ईटीसी। अगर उसके आप टच में आएंगे तो भी कई बार सेल इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंगी है,
पैरासाइट्स हैं, ये जब जाते हैं तो सेल इंजरी ये कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, जैसे कि ऑटोइम्यून डिसीजेस या एलर्जिक रिएक्शंस, ऐसी कंडीशंस में भी जो है सेल इंजरी हो जाती है। जेनेटिक डिफॉर्मिटीज भी कुछ लोगों में देखने को मिलती है, किसी फंक्शनल प्रोटीन के लैक होने की वजह से या किसी जीन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, अगर हम लोग जो हमारे काम का जो सेल को जिंदा रहने के लिए, सेल को काम करने के लिए जिन न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है, अगर वो नहीं है तो भी जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर कमी हो जाए, जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी होने पर भी हो सकता है, और एक्सेसिस या कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो ऑर्थोस्क्लेरोसिस जो है वो देखने को मिलती है, जो कि सेल इंजरी का एक टाइप है। तो इस तरीके से आप इतने सारे कॉजेज जो है वो सेल इंजरी के लिख सकते हैं। ये 5-7 नंबर में भी ये प्रश्न रिपीट होता है, ऐसे ही आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीजर एंड इट्स टाइप। तो जो सीजर्स होते हैं वो एक मेडिकल टर्म के रूप में हम लोग बोलते हैं इसको, सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में जो है झटके आना शुरू करते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम दौरे आना इत्यादि के रूप में भी जानते हैं। ये जो आपके सीजर्स हैं वो किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर, उसके मूवमेंट्स, उसकी फीलिंग और उसके कॉन्शियसनेस को चेंज करता है। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, एक तो फोकल सीजर्स, दूसरा जनरलाइज सीजर्स। फोकल सीजर्स जो होते हैं वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन में होने की वजह से होता है, और ये इसमें जो है कई बार व्यक्ति बेहोश होता भी है, कई बार नहीं भी होता है, और इस तरीके का जो सीजर्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल सीजर्स बोलते हैं। जनरलाइज सीजर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो पूरे एरिया है जो ब्रेन की वहां पर इन्वॉल्व हो जाती है, और इसकी वजह से एक टोनिक क्लोनिक जो गांडमर सीजर्स बोलते हैं, और दूसरा एब्सेंट सीजर्स बोलते हैं, इसे पेटिमल सीजर्स के रूप में जानते हैं या फिर मायोक्लोनिक सीजर्स के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके के सीजर्स जब हो तो उसे हम लोग जनरलाइज सीजर्स के रूप में देखते हैं। तो ये सीजर्स और इनके डिफरेंट टाइप्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस विद एम्फेसिस ऑन इट्स कॉज। तो ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारे बोन में जो बोन का मास है उसमें जो मिनरल्स हैं अगर वो डिटोरेशन हो रहा है, बोन टिश्यूज की कमी हो रही है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स का रिस्क आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बोन आपकी पोरस हो जाती है। अब इसके दो मेन टाइप्स हैं, पहला हमारा प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा हमारा सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी का मतलब ये एक कॉमन फॉर्म है जो कि दो तरीके से फिर से इसको बांट सकते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, जिसे पोस्ट मीनोपॉजल बोलते हैं, जिसमें वुमेन्स में जनरली देखने को मिलता है मीनोपॉज के बाद, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और जिसकी वजह से ब्रोन जो होती हैं वो ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। दूसरा हमारा सेलाइन जो कि टाइप 2 होता है, ये मेन और वुमेन दोनों में देखने को मिलता है। ये एज की वजह से होता है, क्योंकि एजिंग की वजह से, नेचुरल एजिंग की वजह से जो ग्रेजुअल लॉस है ब्रोन मास का वो हमें देखने को मिलता है। 60-70 की उम्र या उसके ऊपर जाने पर ऐसा हो जाता है। आप देखते हैं कि ऐसे लोगों का मतलब बुजुर्गों का जो है वो हड्डियां जो है वो मुड़ने लगती हैं, पीठ जो है झुकने लगती है, या थोड़ी बहुत ठोकर लगने पर भी उनकी जो बोन्स हैं वो टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। दूसरा हमारा सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, ये किसी भी तरीके के मेडिकल कंडीशन या लॉन्ग टर्म मेडिकेशन यूज की वजह से होता है, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज है, हार्मोनल डिसऑर्डर लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म, सर्टेन कैंसर्स, या फिर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स। तो ऐसी कंडीशन में सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हो सकती है। ये एज बाउंड या मेल फीमेल वाली यहाँ पे कोई बात ये नहीं है, किसी को भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटलाइन द क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के क्लिनिकल साइंस क्या क्या है। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि सेल्स जाकर डिपॉजिट हो जाती हैं इंजरी लगने पर, और वो रिपेयरिंग करने का एक सबसे पहला प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जो 5 क्लिनिकल साइंस हैं इन्फ्लामेशन के, वो हम लोगों के रोमन साइंटिस्ट थे, रोमन भाषा में उन्होंने कहा भी था, तो उसी को हम लोग देखेंगे। रोमन फिजिशियन थे सेल्कस, उनके द्वारा दिया गया था। जो पहला है वो है रूबॉर। रूबॉर का मतलब होता है रेडनेस, अगर इंग्लिश की बात करें तो, हिंदी में बोल रहा था ये तो इंग्लिश की बात हो गई, हमारी भाषा में से रेडनेस बोलते हैं, यानी कि जो डायलेशन होता है ब्लड वेसल्स का वो होता है, और जो उस एरिया में जहां भी चोट लगी है वहां पर ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज करता है इन्फ्लेम्ड एरिया में। दूसरा होता है ट्यूमर। ट्यूमर जो है वो उसका मतलब होता है स्वेलिंग, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और जो सेल्स हैं वो एक्यूमुलेट करेंगी, तो उसकी वजह से वहां पर आपको स्वेलिंग जो है वो दिखाई देगी टिश्यू में। तीसरा होता है हमारा कैलोर। कैलोर का मतलब होता है हीट। जब ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, सेल्स की संख्या बढ़ी, तो अगर कहीं पर चोट लगी तो वो जगह गर्म हो जाती है, यानी कि उस जगह पर ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से वहां पर आपको हीट जनरेट मिलेगी, यानी वो गर्म दिखेगा।
चौथा है हमारा डॉलर। डॉलर मतलब होता है पेन। पेन का मतलब है जब चोट लगी है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स लाइक की प्रोस्टाग्लैंडिन्स या ब्रैडिकाइनिन्स अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो वे स्टिमुलेट करते हैं नर्व एंडिंग्स को, जिसकी वजह से आपको पेन का सेंसेशन भी होता है, यानी दर्द भी पता चलता है। और तीसरा है हमारा, सॉरी लास्ट वन है, यानी पांचवा है हमारा फंक्शनोलेशिया, यानी लॉस ऑफ फंक्शन। ऐसी कंडीशन में उस एरिया का जहां पर स्वेलिंग और पेन है, इन्फ्लामेशन है, वो थोड़ा सा इंपेयर हो जाती है मूवमेंट या काम करने के लिए। तो जैसे मोच लग गई अगर हाथ में तो आपका हाथ सही से काम नहीं करेगा या मुड़ेगा नहीं, तो ये कहता है लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये 5 साइंस होते हैं। अगर आप इन्हें रोमन भाषा में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये पुराना प्रश्न है, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है हार्ट सेल में तो वो धीरे धीरे जो है डिग्रेडेड होता है, इसे हम लोग हार्ट अटैक के रूप में भी जानते हैं। ये रिपीटेड प्रश्न है, 19-20 में पूछा गया था। देख रहे हैं आप किस प्रकार से रिपीटेड प्रश्न आते हैं। तो सारे प्रश्न अगर हम पढ़े तो कुछ हमें प्रश्न इस बार के पेपर में भी मिलेगा। अगला हमारा व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में यानी कि हमारे जो आर्टरीज हैं उनके अंदर जो मैंने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिपॉजिट हो जाती है, खास करके फैट, कोलेस्ट्रॉल या अदर सब्सटेंस, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती है। तो इसमें काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। इसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो क्या क्या है? हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल अगर बॉडी में बढ़ा हो, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो, स्मोकिंग करने की वजह से ऐसा होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हो सकता है, मोटापा होने की वजह से या फिजिकल कोई काम वाम नहीं करते, खा पी करके बस खाली सो रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। अनहेल्दी डाइट है, ऐसे खाना खा रहे हैं जिसमें बहुत सारा सैचुरेटेड मात्रा में फैट हमें देखने को मिल रहा है, डालडा इत्यादि ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसे तेल आप खा रहे हैं जो सस्ते तेल आते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। चाउमीन बर्गर बहुत ज़्यादा खाने से भी हो सकता है। और आप कहेंगे सर खाए नहीं खाइए, लेकिन मात्रा कम करके खाइए तो ये ऐसी कंडीशन नहीं आएंगी। और कई बार एज की वजह से भी होता है, बुढ़ापा आने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, एज बढ़ने की वजह से हो सकता है, या किसी को घर में परिवार में खास करके माता पिता में अगर है तो बच्चों में भी हो सकता है। ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी इसको हम अपने से ठीक नहीं कर सकते। ये जीन लेवल पे प्रॉब्लम इनहेरेंटली बच्चे से माँ में, या सॉरी माँ से बच्चे में या पिता से बच्चे में जा रहा है। नेक्स्ट इज डिफाइन हीमोफीलिया। ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है। हमने आपको बताया था कि फैक्टर की कमी होने की वजह से जेनेटिकली ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से ब्लड अगर लंबे समय तक बहे तो उसी को हम लोग हीमोफीलिया बोलते हैं। 19-20 में प्रश्न पूछा गया था, रिपीटेड प्रश्न है, फिर से पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं 2022-23 के पेपर में, और यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है डिफाइन टर्म होम्योस्टैसिस विथ एग्जांपल। आप देख रहे हैं 5 यूनिट घूम के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो होम्योस्टैसिस बड़ा ही कॉमन सा टर्म है, जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो एक सिस्टम है वो लगातार मेंटेन रहता है, बाहर किसी तरीके का भी चेंजेस हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। होम्योस्टैसिस है यानी कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट जो है मेंटेन करना डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस। ये हमारे बॉडी के सिस्टम्स को, जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, जो हमारा सिस्टम में जो केमिकल्स का मात्रा है, वाटर का लेवल है, आयंस की मात्रा है, उन सभी चीज़ों को एक नैरो और हेल्दी रेंज में लगातार मेंटेन करके रखता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी का या ब्लड का जो पीएच लेवल होता है वो 7.38 से 7.42, यानी ये बहुत ही नैरो रेंज है, इसी में लगातार वो मेंटेन करता है, डिस्पाइट ऑफ कि बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन से बहुत सारी एसिडिक और बेसिक चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर बन रही होती है, फिर भी हमारा जो पीएच है वो मेंटेन रहता है। ऐसे ही आप बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन का एग्जांपल ले सकते हो। आपके बॉडी में दिन भर पता नहीं क्या क्या आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौसम कैसा भी बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो लगातार अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करती है। जैसे कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो आपकी बॉडी जो है वो पसीना बहाती है और कूल डाउन करती है आपकी बॉडी को, और जब बहुत ठंडी में अगर आप हैं तो आपकी बॉडी में कपकहाहट शुरू होती है, आप कपकपाने लगते हैं। वो कपकहाहट इसलिए होती है ताकि जो है हीट का जनरेशन हो सके और आप बच पाए, मर ना जाए तुरंत। तो इसीलिए जो है इसे होम्योस्टैसिस मेंटेन करके वो 37 डिग्री सेल्सियस तक आपके बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को स्टेबल रखती है। तो ये जो है होम्योस्टैसिस का अच्छा एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द काजेज ऑफ सेल इंजरी। अभी हमने पिछले पेपर में भी इसको डिस्कस किया था, यानी एक रिपीटेड प्रश्न है, 21-22 में आया था, दोबारा से आ गया, ऑक्सीजन की कमी की वजह से या किसी फिजिकल इंजरी की वजह से। बहुत सारे हमने आपको कॉजेज वहां बताए थे, तो सेम कॉजेज यहाँ भी रहेंगे। अगला प्रश्न है व्हाट इज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर का मतलब है कि जो सिंपल शब्दों में जो आपका हार्ट है वो ऐसी क्रॉनिक कंडीशन से पहुंच जाता है जहां पर आपका
जो ब्लड पंप करने का उसका काम है, जो इनफ सप्लाई वो करता है, वो बॉडी की रिक्वायरमेंट या नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा। ऐसी कंडीशन को हम लोग कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के नाम से जानते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा फॉरवर्ड हार्ट फेल्योर और दूसरा होता है बैकवर्ड हार्ट फेल्योर। देखिए क्या है कि हार्ट जो है वो क्या करता है, जो हमारा हार्ट होता है वो करता क्या है, ये यहाँ से ब्लड की सप्लाई करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, और जब ऑर्गन्स में काम हो गया, ऑक्सीजन पहुंच गई और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है और वापस से हार्ट से होकर के वो कहां पहुंचाता है, हमारे लंग्स को। तो ये ताकि वो जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, तो ये दो काम है। पहले तो आर्टरीज से क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना, और वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आना और वापस से शरीर के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को बाहर निकालना। तो ये दो काम ये हमारा हार्ट करता है। इसी तरीके से इसी दो काम में अगर कमी है, यानी कि अगर जो है हार्ट जो है वो आपके ब्लड को फॉरवर्ड यानी कि बॉडी टिश्यूज तक नहीं पहुंचा पा रहा, ये काम कम कर रहा है, यानी कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो और लैक हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन्स तक पहुंचने में, तो इस कंडीशन को हम लोग फॉरवर्ड हार्ट फेल्योर के नाम से जानते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें थकावन आएगी, आपको वीकनेस हो जाएगी, आपकी जो एक्सरसाइज टॉलरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, ये सारी चीजें जो होती हैं। दूसरा इसी का उल्टा हो जाए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्गन से बाहर लंग्स तक नहीं जा पा रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग बैकवर्ड हार्ट फेल्योर के लिए बोलते हैं, यानी कि जो हार्ट है वो ब्लड को रिटर्न लेके नहीं आ पा रहा है और जो ब्लड है वो इकट्ठा होने लगेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो वेन्स में इंक्रीज होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, और इस कंडीशंस में जो सांस होती है वो छोटी हो जाती है, फ्लूइड का रिटेंशन शुरू होता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है लंग्स में, यानी कि इडिमा जैसी कंडीशन हो जाती है, इडिमा बोलते हैं, या फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। ये होता है हमारा बैकवर्ड हार्ट फेल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलुस्ट्रेट रिस्क फैक्टर्स ऑफ सीओपीडी, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था क्वेश्चन में, उसका क्या क्या रिस्क फैक्टर होता है ये वो देख लेते हैं। तो इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, ये एक प्रोग्रेसिव लंग डिसीज है, जैसा हमने पहले बात किया था। इसमें जो सबसे पहला कारण है, जो कि हमारे सिगरेट के डिब्बों पे भी लिख करके आता है, दैट इज टबैको स्मोकिंग, या किसी तरीके की स्मोकिंग, लेकिन खास करके टबैको स्मोकिंग। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट ज्यादा पीता है तो उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर है कि उसे सीओपीडी आगे चल करके होने वाली है, क्योंकि जब आप उस स्मोक को लेते हैं तो वो आपके जो इन्फाइजमा हमने आपको बताया था वो उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर टबैको स्मोकिंग है। दूसरा फिर एयर पॉल्यूशन, लंबे समय तक इंडोर या आउटडोर एयर पॉल्यूएंट, जैसे कि बायोमास फूल है आपका, जो हमारे वुड है, लकड़ी जला रहे हैं हम, काऊ के जो डंग जगाते हैं, जो अगर उसके साथ बहुत दिन तक रह रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जो एयर पॉल्यूशन है वो केमिकल पॉल्यूएंट है, वो हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स हैं, जैसे कि डस्ट है, फ्यूम्स हैं, केमिकल्स हैं, जो कि वर्क प्लेस पे, जैसे कंपनी में इसको लोग काम कर रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। कई बार जेनेटिकली भी होता है, जैसे कि एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है कॉल्ड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, इसकी वजह से यंग एज में किसी लोगों को सीओपीडी हो सकती है, जबकि वो कोई भी सिगरेट वगैरह नहीं लेते हैं उसके बावजूद भी। नेक्स्ट हमारा अर्ली लाइफ इवेंट्स, कई बार पुअर लक डेवलपमेंट होता है चाइल्डहुड में, जैसे प्री मेच्योर बर्थ हो गया किसी बच्चे का, उसमें हो सकता है, या फिर कई बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह बार किसी लोगों को हो रही है, तो भी आगे चल करके उसको सीओपीडी होने की संभावना है। तो ये सभी रिस्क फैक्टर्स हैं सीओपीडी के। अगला प्रश्न है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। बड़ा ही कॉमन सा प्रश्न है, टाइप 1 और टाइप 2 में आपको अगर अंतर चाहिए तो सबसे पहला कॉज, जो टाइप 1 होती है एक ऑटो इम्यून डिसीज है, जहां पर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सिस्टम्स को या सेल्स को, जिसकी वजह से पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता। टाइप 2 में जो हमारी बॉडी होती है वो इंसुलिन के प्रति रेसिस्टेंट हो जाती है, यानी पैंक्रियाज प्रोड्यूस इनफ मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से जो है रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलती है। ऑनसेट की बात करें तो जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज होता है जनरली बचपन में बच्चों में देखने को मिलता है, जब बढ़ोतरी का समय है यानी कि वो बड़े हो रहे हैं उस केस में देखने को मिलता है, और या फिर कई बार किसी भी एज ग्रुप में आपको देखने को मिल सकता है। जबकि जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज होता है ये एडल्टहुड में ही देखने को मिलता है, जब व्यक्ति की मतलब एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, और ये आजकल जो है बच्चों में भी देख रहा है, लेकिन मेनली जो है ये एडल्टहुड का प्रॉब्लम होता है। इंसुलिन प्रोडक्शन की बात करें तो जो टाइप 1 डिसीज होती है इसमें हमारा शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसके इलाज के लिए हमको इंसुलिन जो है उसके इंजेक्शन जो हैं वो या इंसुलिन पंप्स को हमें जिंदगी भर लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती।
टाइप 2 में इंसुलिन प्रोड्यूस तो करती है लेकिन वो इनएफेक्टिवली यूज हो रहा होता है, या इसका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता चला जाता है। इसमें हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा, जैसे डाइट में, एक्सरसाइज में करके, ओरल मेडिकेशंस के द्वारा, या फिर कई बार इंसुलिन को भी लेने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो ये दोनों, इन दोनों में, सॉरी डायबिटीज में, दोनों तरीके की डायबिटीज में ये सभी डिफरेंसेस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज गिव द एटियोलॉजी ऑफ एल्जाइमर्स डिसीज। एल्जाइमर्स डिसीज का मेन कॉज तो अभी तक नहीं पता है, बट बहुत सारे कॉजेज हैं जिसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक, एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स आते हैं, जिसकी वजह से एल्जाइमर डिसीज लोगों को देखने को मिलती है। जिसमें पहला है हमारा एमाइलाइड प्लॉक्स, जिसमें जो क्लम्प्स हैं प्रोटीन्स के, वो फ्रेगमेंट जिन्हें हम बीटा एमाइलाइड के रूप में जानते हैं, वो ब्रेन सेल्स के बीच में कई बार एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स का फंक्शन कम हो जाता है और मेमोरी लॉस वगैरह होना शुरू हो जाती है। दूसरा हमारा न्यूरोफाइब्रिलिटी ट्रायंगल्स हैं, जो कि एक ट्विस्टेड फाइबर्स होते हैं प्रोटीन के, जिसे टाउ बोलते हैं, और ये ब्रेन सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स के फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है। तीसरा हमारा जेनेटिक्स, जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। कुछ जीन्स हैं जो कि इंक्रीज करते हैं इस रिस्क को, जैसे कि APOE E4 एलिन जीन, और ये रेयर केसेस में देखने को मिलता है। इस जेनेटिक म्यूटेशंस भी कई बार किसी पेशेंट्स में हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये डिसीज जो है वो मिडिल एज में या फिर एज बढ़ने के साथ ये डिसीज जो है अल्जाइमर डिसीज हमें देखने को मिलती है। ब्रेन सेल्स काम करना कम कर देती हैं, वो सिंक हो जाती हैं, एट्रोफी वहाँ पे देखने को मिलती है, और जो मेमोरी लॉस वगैरह जो है पेशेंट को देखने को मिलता है। जनरली एज ज़्यादा बढ़ने से ऐसा होता है, तो उसका एक काज जो है वो एज भी हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिमेटाइड आर्थराइटिस, गिव इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। रिमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसीज है, जो कि बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम पर की वजह से, डिस्टर्बेंस होने की वजह से होती है, और ये मिस्टिकली जो अटैक करता है हमारे ही जॉइंट्स के ऊपर। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारे ही जॉइंट्स के लेनिंग के ऊपर, जिसे हम लोग साइनोवियम बोलते हैं, उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, और जॉइंट्स को डैमेज होना शुरू हो जाता है। जो घुटने हैं, जो आपकी उंगलियों की जोड़ हैं, उनमें दर्द होता है, शुरू हो जाता है। इसके जो साइंस और सिम्टम्स हैं, वो पहला है कि जॉइंट पेन और स्टिफनेस होती है, जो खास करके जब आप सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, या आपने हाथ पैर कुछ देर नहीं चला रहे हैं, तो उसमें वो ज़्यादा पेन, दर्द जो है वो देखने को मिलता है। जॉइंट्स में स्वेलिंग्स होती है, टिंडरनेस होता है, और गर्म भी देखने को मिलता है। वो फटीक हो जाता है, फीवर होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है। रूमेटाइड नोड्यूल्स जो होते हैं वो फर्म प्लम्स जो हैं वो बन जाते हैं स्किन के अंदर, जहाँ पर जो जा करके जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि आईज, लंग्स और हार्ट में। तो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस, इस तरीके से इसके साइंस और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन गाउट एंड इट्स टाइप। गाउट हमने आपको बताया था कि जब जो जैंथीन ऑक्सीडेज के वजह से प्यूरिन के टूटने की वजह से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो, और वो जाकर के हमारे जॉइंट्स में जाकर के डिपॉजिट हो जाए, जो कि एक निडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं, और ऐसे कंडीशंस को ही हम लोग गाउट के रूप में जानते हैं, और ये एक सीवियर इन्फ्लामेटरी अटैक के रूप में देखने को मिलता है। काफ़ी सारा यहाँ पर दर्द होता है। दो तरीके का होता है, एक होता है एक्यूट, जहाँ पे सडन पेनफुल अटैक होता है, टिपिकली जो सिंगल जॉइंट्स या एक दो जगहों पे शरीर के आपको ये देखने को मिलता है। दूसरा होता है हमारा क्रॉनिक गाउट, जो कि रिपीटेडली स्पोर्ट्स एपिसोड्स हमें ऑफ पेन दिखते हैं, यानी लंबे समय तक पेन बार बार आता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, या परमानेंट जो डैमेज है जॉइंट्स वगैरह में वो करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टोफी। टोफी जो है वो लम्प्स हैं यूरेट क्रिस्टल्स के, जो कि स्किन के अंदर जाकर के जमा हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉनिक गाउट। अगला प्रश्न हमारा इलस्ट्रेट कॉजेटिव एजेंट, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ये हम लोगों ने एक रिपीटेड प्रश्न अभी हमने पिछले पेपर में यानी 21-22 के पेपर में ट्यूबरक्लोसिस क्या है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, वो आपको बताया था, तो वो यहाँ पर दोबारा से पूछा जा रहा है। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें। अगला हमारा एक्सप्लेन द एटियोलॉजी ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस के बारे में हमने स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन आया था, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये एक बैक्टीरिया ट्राइपोनोमा पैलिडियम के द्वारा जो है ये होता है, और ये एक हाईली कंटाजिनस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलता है। ये बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी में स्मॉल कट्स या एब्रेशंस, या स्किन में अगर किसी तरीके की चोट वगैरह लगी है, या कट लगा हुआ है, या म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, उसकी में जब सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा होता है, उस दौरान एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचता है। ये इन्फेक्शन जो होते हैं वो एक इसके अलावा मदर से, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ट्राइपोनिमा पैलिडियम वाली सिफिलिस, तो ये मदर से बच्चे में भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के दौरान भी जा सकता है। ये भी एक इसका कॉज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि हमारा 2023-24 का आखिरी पेपर है उससे आएगा, और ये है राइट अ नोट ऑन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। फोलिक एसिड को हम लोग विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं, और ये एक इसेंशियल विटामिन है या एक प्रोडक्ट सब्सटेंस है जो कि रेड ब्लड सेल्स और जो हमारी प्रॉपर सेल की ग्रोथ है उसको बनाने में और उसको करने के काम में आता है। ठीक है, और ये जो डेफिशिएंसी अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इसी को हम लोग फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया के रूप में जानते हैं, जहां पे हमारी बॉडी जो है वो एबनॉर्मली लार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से फटीग या वीकनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर पेल स्किन आपको देखने को मिलती है। प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो सीरियस बर्थ डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ऑफ द डेवलपिंग जो चाइल्ड है उसके अंदर, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा या फिर एंसेलेफेली जो है। ये दो कंडीशंस जो है वो बच्चों में देखने को मिलेगी अगर फोलिक एसिड की कमी है मदर के अंदर, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर। तो ये है हमारा फोलिक एसिड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एट्रोफी। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, बीच में भी एक बार आया था, दैट इज रिपीटेड क्वेश्चन है 2017-18 में। हमने बताया था सेल की जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एसिडियोसिस। एसिडियोसिस का मतलब है हमारे शरीर के अंदर जो एसिडिक है, एसिड चीजें हैं बॉडी फ्लूइड्स में, उनकी मात्रा जो है वो बढ़ जाए और जो पीएच है वो 3.7 हो जाए। हमने आपसे रेंज बताया था 7.38, उससे अगर नीचे जाने लगता है और अगर वो 7.35 के अराउंड पहुंच जाए तो ऐसी कंडीशन को हम लोग एसिडियोसिस के रूप में जानते हैं। ये तब होता है जब हमारी जो किडनी है वो सही तरीके से, किडनी और लंग्स जो है वो सही तरीके से जो ब्लड का पीएच मेंटेन करना उनका काम है, अगर वो ना कर पाए तो ऐसा होता है। इसके साथ ही साथ ये दो टाइप की हो सकती है। एक होती है रिस्पिरेटरी एसिडियोसिस, जिस केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, वाटर के साथ जुड़ता है और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि H2CO3 का फॉर्मेशन करता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ रही है और वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा ब्लड में, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग रिस्पिरेटरी एसिडियोसिस के रूप में जानते हैं। दूसरा हमारा मेटाबॉलिक एसिडियोसिस है, जिसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड या कोई भी ऐसी चीज हम खा पी रहे हैं या बन रही है जो कि एसिडिक है, अगर उसकी मात्रा बढ़ रही है तो मेटाबॉलिक एसिडियोसिस हो जाएगा। या फिर किडनी जो है वो अगर सही तरीके से एसिड को बॉडी से बाहर नहीं निकाल रही यूरिन में, तो भी जो है मेटाबॉलिक एसिडियोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना इन ब्रीफ। एंजाइना, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस के रूप में भी जानते हैं, ये पेन एसोसिएटेड पेन है जो कि अगर हार्ट को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए या ब्लड की सप्लाई चाहिए अगर उसे नहीं पहुंचती तो उस कंडीशन में एक पेन शुरू होता है, और जिससे हम लोग एंजाइना जानते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान ये पेन आपको देखने को मिलता है, जो हमने डिस्कस बात किया था। तो एंजाइना जो है वो एक चेस्ट पेन है जो कि रिड्यूस ब्लड फ्लो या फिर हार्ट मसल्स में ब्लड फ्लो के कम होने की वजह से होता है। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमने आपको बताया था वही है, जहां पर कॉर्नरी आर्टरीज में प्लॉक बिल्डअप होने की वजह से वो नैरो हो जाते हैं और ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी हार्ट मसल को कम पहुंचती है, और इसकी वजह से इंक्रीज डिमांड बढ़ने पर, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज करने पर या एक्सक्रीशन करने पर, स्ट्रेस होने पर, इमोशनल होने पर हार्ट के मसल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस्कीमिया जैसी कंडीशंस होती है और एक पेन जो है वो हार्ट में शुरू होता है, जिसे हम लोग एंजाइना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपका जो एयरवेज है, जो लंग्स है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और उनकी लंग्स की जो कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी या एयर को कैरी कैपेसिटी जो है वो हो जाती है कम। तो ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है एयरवेज की, यानी आपके लंग्स की, और इसमें डिफरेंट वीजिंग है, मतलब वीजिंग साउंड आते हैं जब आदमी सांस लेता है, तो एक आवाज जो है वो मतलब सीटी जैसी आवाज जो है वो देखने को मिलती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेता है वो, और जो चेस्ट है वो टाइट रहता है, कफिंग होती है, खांसी आ रही होती है, और कई बार बलगम वगैरह भी निकलना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में जो एयरवेज होते हैं वो इन्फ्लैम्ड होते हैं, नैरो हो जाते हैं और ट्रिगर्स करते हैं एलर्जी की वजह। ये किसकी वजह से होता है? एलर्जीज की वजह से। काफ़ी ज़्यादा अगर एलर्जी है किसी वजह से तो वो ट्रिगर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खांसी आने लगेगी। एक्सरसाइज कर लेंगे तो भी हो जाएगा, कोई ज़्यादा काम कर लेंगे तो हो जाएगा, ठंडी आ जाएगी या ठंडी हवा में रह लेंगे, एसी में ज़्यादा रह लिया या ठंडी आ गई, तो ऐसी कंडीशंस में उनको अस्थमा के अटैक्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है वो एयरवेज में पहले से ही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाइड डायबिटीज। डायबिटीज का क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो हमने इस पर पहले भी डिस्कस कर लिया था। बेसिकली दो तरीके का है, ये क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और ये दो तरीके का हमने बेसिकली बताया था। एक और तरीके का हम बता देते हैं। तो पहला टाइप 1, जहाँ पर एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है, जो कि आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है
पैंक्रियाज में उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं और इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। टाइप 2 में जो है हमारी बॉडी जो होती है वो इंसुलिन के प्रति रेसिस्टेंट हो जाती है और पैंक्रियाज जो है इनफ मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पा रहा और इस रेसिस्टेंस को ओवरकम नहीं कर पाता है। तीसरा हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज, इसमें क्या होता है जो हाई ब्लड शुगर है आप जो ले रहे हैं बार बार ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, खास करके उस केस में चाइल्ड बर्थ के बाद जो है ये अपने आप ठीक हो जाता है, बट ये प्रेग्नेंट लेडीज में जनरली देखने को मिलता है कि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, लेकिन जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो होने लगती है बॉडी की, तो ये प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती है। तो इसे हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट इज गिव द इटियोलॉजी ऑफ सिफिलिस, ये एक रिपीटेड प्रश्न है। 2022-23 में हम लोगों ने आपको बताया सिफिलिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, किस तरीके से होती है और किस बैक्टीरिया से होती है वो हमने आपको वहां पे बताया था। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज लेप्रोसी, ये भी एक रिपीटेड प्रश्न हो गया क्योंकि पूछने का तरीका अलग हो गया। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से हो रहा था, तो वो आपने लिख रखा है, इसको आपने पहले भी पढ़ा रखा है। 2018-19 में प्रश्न आया था, उसके पहले भी शायद 17-18 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो 2 बार इसके पहले भी ये पूछा गया है। नेक्स्ट इज डिफाइन होम्योस्टैसिस, पिछले पेपर में यानी 2022-23 का पहला ही प्रश्न होम्योस्टैसिस था, यहाँ पे फिर से पूछ रहा है। आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को लगातार मेंटेन करने को होम्योस्टैसिस बोलते हैं, तो ये फिर से एक रिपीटेड प्रश्न है। मैं इन सभी के प्रश्न के आंसर दोबारा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक तो ये पता चल रहा है कि रिपीटेड, आप कह रहे हैं रिपीटेड प्रश्न फिर लिखे क्यों, इसलिए क्योंकि ये पता चले कि कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, और दूसरा ये कि हम अगर उसका एक्सप्लेनेशन बार बार आपको लिखेंगे तो वीडियो वैसे भी लंबा हो रहा है और लंबा हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, इस पेपर का, जो है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हमारी बॉडी में ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं फ्लूइड में, जो हमारा बॉडी का फ्लूइड है उसमें, इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो उसमें, और उसमें पानी के साथ साथ जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्या नाम है आपका, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट आयन, ये सभी पाए जाते हैं। अगर इनमें इनकी जो मात्रा है वो फिक्स होती है, यानी कितने नंबर ऑफ कैटायन और कितने नंबर ऑफ एनायन सेल के अंदर या सेल के बाहर होंगे उसकी मात्रा हमेशा फिक्स होती है। अगर इसमें किसी तरीके का इम्बैलेंस होता है तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलते हैं, और ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में बदलाव होने की वजह से होता है। ये इसमें जो मिनरल्स होते हैं, ये आयंस हैं आपके, ये वाइटल होते हैं फॉर द नर्व्स और मसल कंडक्शंस के लिए, आपके बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए, मसल्स की टर्गिडिटी के लिए, सेल्स का एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में जो ट्रांसफ्यूजन्स हैं उसके लिए, जो नर्व की जो हमारे इंपल्सेस हैं उनके लिए, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के जनरेशन के लिए, अगर इसमें, और प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस के लिए, अगर ये गड़बड़ हुआ तो ये सब कुछ होगा। ये इम्बैलेंस जो है वो क्यों होता है, मेजर कॉज जो है इसका वो डिहाइड्रेशन है, किडनी की डिसीज है, या फिर डिफरेंट टाइप के मेडिकेशंस लेने की वजह से, तो ये, या फ्लूइड लॉस अगर किसी वजह से भी हो रहा तो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो बॉडी में हो जाता है। तो ये था आज का हमारा पेपर, आज का हमारा वीडियो, जहाँ पे हमने आपको पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स के सभी क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ कितना लिखना है, कैसे लिखना है, कौन से क्वेश्चंस रिपीट है, किस तरीके के प्रश्न पूछने हैं वो बताया। पैथोफिजियोलॉजी अगर आपको पढ़नी है, अगर आपको और डिटेल में वीडियोस देखने हैं, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में बनाए थे, इसीलिए क्योंकि समय नहीं मिल पाया तो हमने पूरा उसको कंप्लीट तो नहीं कर पाया, लेकिन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके पहले 2.5 यूनिट तक के वो हम लोगों ने दे रखे हैं। तो वो आपको अगर हमारे चैनल पर आप जाते हैं और चैनल पर जाने के बाद आप यहाँ पर प्ले लिस्ट देखते हैं तो उसमें आपको पैथोफिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आपको वो टॉपिक भी मिलेंगे, और टॉपिक के साथ यूनिट वाइज के साथ ही साथ उसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर और ये सब वीडियोस भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो पुराना मॉडल पेपर आप अभी देख लीजिएगा, उसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसमें से कुछ प्रश्न इस बार भी रिपीट होंगे। एक नया मॉडल पेपर मैं कोशिश करूंगा, अगर बना पाया तो कल तक आपको दे दूंगा, लेकिन वो जो पुराना वाला मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें पिछले 5-6 साल के पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहां पर हमने डालने की कोशिश की है। आपको वीडियो के जो लिंक है उसमें आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिंक्स मिलते हैं, जो आप फ्रीली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ले सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से, या फेसबुक जो हमारा ग्रुप है वहां पे भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, डिफरेंट नोट्स के लिए, डिफरेंट वीडियोज के लिए, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कहीं पैसा नहीं लगता। और आप हमारा ऐप भी देख सकते हैं, डॉक्टर पीकेएस, डॉक्टर एमपीएस क्लासेस, जहाँ पे हम कुछ बुक्स और कुछ नोट्स वगैरह मिनिमम कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी कुछ फ्री कंटेंट हम आपको देते हैं। बट ये जो स्टार्टिंग का यूट्यूब है हमारा, टेलीग्राम है और ये फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पर नोट्स, वीडियोस सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों को आप वहाँ से फायदा उठा सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको एग्जाम में बेहतर मदद करे, आप बेहतर नंबरों से पास हो। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई आपके प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।